नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके आपने यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 30 प्रश्न जरूर सही करके जाना। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं और अपनी कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद देखिए कि आप 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हो। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताइएगा कि इनमें कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो इनमें स्त्रीलिंग है ऋतु। कौन सा? ऋतु जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताइएगा कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कारक है करण कारक। कौन सा है? करण कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनि है। तो द्वार शब्द में यानी द्वार शब्द कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना है। तो द्वार जो शब्द है ये मिलकर बना है द्वा प्लस के आ प्लस के रा प्लस के आ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो जो गंगे शब्द है ये प्रयुक्त होता है भीष्म के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के मध्य। तो ये प्रयुक्त होता है मध्य बीच बात ही एक ही है। तो ये प्रयुक्त होता है योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। तो ये वाक्य कैसा है। तो ये वाक्य है कृतवाच्य। कौन सा? कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर होना। क्या? आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह अर्थ शब्द को निहित कीजिए। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा वो अर्थ है जो समूह अर्थक है। तो कौन सा है? तो इसमें जो स्थावक है ये समूह अर्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो कौन सा शब्द है उपसर्ग रहित ये आपको बताना है। तो इनमें उपसर्ग रहित शब्द क्षत्रिय। कौन सा है? क्षत्रिय उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। तो कौन से शब्द में हारा प्रत्यय नहीं लगा बताइएगा। तो किस में नहीं लगा है हारा प्रत्यय। तो ये नहीं लगा है पालनहार में। किस में? पालनहार में हारा प्रत्यय नहीं लगा है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विदेशी शब्द नहीं है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है वो विदेशी नहीं है। तो कौन सा नहीं है विदेशी? तो ये जो पेट शब्द है ये विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा है? पेट विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो कौन सा जो शब्द है वो देशज नहीं है। तो उसमें देशज नहीं है। साँझ जो शब्द है, कौन सा? साँझ, ये देशज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौटल्य का विलोम शब्द है। तो कौटल्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो कौन सा होता है कौटल्य शब्द का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होता है अर्जब। कौन सा? आर्जब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो कौन सा व्यंजन संघर्षी है ये आपको बताना है। तो इसमें संघर्षी व्यंजन है हा। कौन सा? हा, हाल, ये संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में एकल अवतरण विराम के अंदर लिखे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो उसकी वर्तनी शुद्ध बताना है कि आपको जो एकल अवतरण के या विराम के अंदर लिखे शब्द की वर्तनी आपको शुद्ध बतानी है। यानी अत्यधिक व्यस्तता से जीवों में नीरसता आ जाती है। तो इसमें आपको ये लिखा है, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, इसकी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो अत्यधिक कैसे लिखा जाता? तो अत्यधिक लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें जो मैथिली शब्द, कौन सा? मैथिली जो शब्द है ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तालु में जीभ न लगना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तालु में जीभ न लगना, तो क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा तालु में जीभ न लगने का चुप न रहना। कौन सा? चुप न रहना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है प्रत्यक्ष शब्द में? तो प्रत्यक्ष शब्द में समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण विशेष युग में से असंगत का चयन कीजिए। तो यानी विशेषण और विशेष इसमें कौन सा नहीं है, इन चारों विकल्प में वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो क्रोध और क्रोध ये होता है, राह और राही होता है, संन्यास और संन्यस्त होता है, जबकि कांटा कंटक ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नृत्य का तद्भव रूप होगा। तो नृत्य का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसमें नृत्य का तद्भव रूप हो जाएगा नाच। कौन सा? नाच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इनमें तत्सम शब्द का चयन करना है कि इनमें कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो निकृष्ट शब्द है ये तत्सम है। कौन सा? निकृष्ट शब्द ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो इसके लिए कौन सा एक शब्द हो जाएगा कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो? तो इसमें हो जाएगा अनुपम। कौन सा? अनुपम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है। तो इसमें कौन सा वाक्य है कि कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है? तो इसमें वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है?
तो किस प्रकार की क्रिया है इसमें? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इसमें क्रिया है अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो किस रूप में हुआ था सर्वप्रथम भाषा का रूप? तो ये प्रयोग होता मौखिक रूप में। किसमें? मौखिक रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका बहुवचन हो जाएगा खूंटियाँ। क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो कौन सा अवयव है वाक्य में ऐसा लगा मानो बम फटा हो? तो इसमें अवयव है स्वरूप बोधक। कौन सा? स्वरूप बोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइएगा कि इनमें कौन सा वाक्य वो शुद्ध लिखा है। तो कौन सा लिखा है? तो लिखा है कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये वाक्य शुद्ध लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, जबकि जो 3 है वो शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। तो इसमें कोयल आम की डार पर कूक रही है, शुद्ध लिखा है। अगला है कि इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये भी शुद्ध है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, ये भी शुद्ध है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो ये उपयोगी नहीं होता है, व्यायाम स्वास्थ्य के लाभदायक शब्द आना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है कि मैं खाना खा चुका था? तो इसमें भूतकालिक भेद है पूर्ण भूतकाल। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है शासकीय पत्र के संबंध में, वो आपको बताना है। तो कौन सा शब्द गलत है? तो इसमें लिखा पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये शब्द गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। तिथि शब्द नहीं लिखी जाती है, पत्र संख्या लिखी जाती है। अंधा युग किसकी रचना है? तो किसकी रचना है अंधा युग, ये आपको बताना है। तो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा शब्द है वो सर्वनाम है। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें जो कौन है ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 की रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या होता है रौद्र रस का स्थायी भाव? तो इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। कौन सा होता है? क्रोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी? तो इसमें अलंकार रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो बताइएगा कि इनमें तन में कौन सा शब्द है? तो आप जानते कि तन शब्द में पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।